आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस को अगर आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब मॉरिशस, विकल्प सी। 2018 ईस्वी में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ था। और आप जानते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी तक 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। नागपुर में 1975 ईस्वी में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से लेकर के 14 जनवरी के मध्य हुआ, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या बनेगा? दूसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। तो वह फीचर लेखन कहलाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न, तदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह कथन किसका है? और जवाब में आपने आचार्य मम्मट को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा प्रश्न है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो वीर रस की जो रचना होती है उसमें ओज गुण प्रधान होता है। विकल्प ए राइट आंसर है। श्रृंगार और शांत तथा करुण रसों में माधुर्य गुण होता है, और प्रसाद गुण लगभग सभी में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न, निरख सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब माधुर्य गुण चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, विकल्प बी। छठवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो माधुर्य गुण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें संयुक्त अक्षरों का प्रायः अभाव रहता है, समास का अभाव होता है, और इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, यह सब सही है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क वर्ग के व्यंजन रहते हैं, यह कथन सही नहीं है माधुर्य गुण के संदर्भ में। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थों सहित काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? शब्दार्थों सहित काव्यम, काव्य की यह परिभाषा आचार्य भामा द्वारा दी गई है। काव्यालंकार इनका चर्चित ग्रंथ है। विश्वनाथ ने तो कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
मम्मट का है वही तद 200 शब्दार्थ हो सगुणा वन अलंकृति पुनः वापी। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि जहां न वाच्यार्थ काम करे न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहां शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने व्यंजना शब्द शक्ति विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह उक्ति किसकी है? और जवाब में आपने श्री भट्टतौत को चुन लिया, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है कि किस छंद में 12 और 7 के यत् से कुल 19 मात्राएं होती हैं? किस छंद में 12 और 7 के यत् से कुल 19 मात्राएं होती हैं? 10वें प्रश्न का सही जवाब बरवे को अगर आपने चुना है तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11वां प्रश्न है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है? मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम पूछा जा रहा है, और दोहा के ठीक विपरीत आपने सेलेक्ट किया किसको? सोरठा को। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 12 है कि लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा के विपरीत माना जाता है? लक्षण के आधार पर दोहा के विपरीत कौन सा माना जाता है? सोरठा। विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन मां, देखऊं आपनी मूरत सिय के छा, इसमें छंद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब आपने बरवय छंद को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बरवय छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता, छंद शास्त्र ग्रंथ का रचनाकार पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का राइट आंसर पिंगल मुनि को चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के नाम के आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? और प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए दोहा छंद को, राइट आंसर के साथ में। 16वां प्रश्न है कि विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित 24 मात्राओं वाला छंद पूछा जा रहा है। विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है? दोहा है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि रात दिवस पूनम अमा, सुख दुख छाया धूप, अयह जीवन बहुरूप या बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? 17वें प्रश्न का राइट आंसर आपने इसको चुन लिया, दोहा छंद विकल्प बी को राइट आंसर है आपको। प्रश्न संख्या 18। 18वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपको चयनित करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने रोमांच विकल्प सी को चुन लिया, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है
कि विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया? विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने नाट्य शास्त्र को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, और 20वां प्रश्न है कि चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? जवाब में आपने आचार्य शंकु को चुन लिया, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? 21वें प्रश्न का सही जवाब भक्ति रस, विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि हाथ पैर कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख व्यवहार और स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं? 22वें प्रश्न का सही जवाब भयानक रस, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ में आप। 23वां प्रश्न कि मन रे तन कागद का पुतला, लागई बूद विनसी जाय छीन में, गर्भ करे क्या इतना, इसमें कौन सा रस है? और प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर शांत रस, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव और विभाव ये सब रस के अंग हैं, जबकि अलंकार रस का अवयव नहीं है। विकल्प डी को चयनित करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। तो मेरा भाई जो शिवम है वह विदेश जा रहा है, यानी उद्देश्य इसमें मेरा भाई शिवम विकल्प ये हो जाएगा। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और जो कुछ कहा जाता है वही विधेय होता है। जिसके संदर्भ में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य है, और जो उसके संदर्भ में कहा जा रहा है वह विधेय है। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प पहचानिए। तो श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संकेत वाचक वाक्य, निम्नलिखित विकल्पों में से संकेत वाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो दीपक का घर उधर है, यहां संकेत किया जा रहा है। विकल्प डी को अगर आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। तो यहाँ पर निषेधवाचक, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। आगे दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, इसका आपको चयन करना है। मेरे पिताजी
के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। मेरा यह सोचना सही निकला। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चयनित करना है। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अनेकों नहीं बल्कि अनेक प्रस्ताव आए और दादी का नहीं दादी के प्राण निकल गए। 4 आदमियों के लिए खाना बना दो शुद्ध हो जाएगा तब। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है उसे पहचानना है। तो बत्तख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर वह जमीन पर आ जाती। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह काम आप पर निर्भर करता है वाक्य में अशुद्ध अंश पूछा जा रहा है। तो निर्भर के साथ कर्ता नहीं जुड़ेगा। निर्भर का मतलब यह है कि आपका निर्भर है। कर्ता शब्द इसमें जो है कोई मतलब नहीं है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब 8 को चुना आपने तो राइट आंसर है। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक, ये 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। विधानवाचक, विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा भेद है इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य को किस विकल्प में सही रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो युवा भारतीय टीम जो है यह क्या है उद्देश्य है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न है कि पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है।
जवाब में आपने सेलेक्ट किया विकल्प डी को, तो राइट आंसर है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ बुरी तरह हारना, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप कौन सा मुहावरा है? आस्तीन का सांप, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। और घड़ी में तोला घड़ी में माशा मुहावरे का अर्थ, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने, न कारण होगा न कार्य, विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41, किसी बात पर दृढ़ तो रहो, रिक्त स्थान में आपको भरना है। बेपेंदी का लोटा हो क्या, इसी बात पर तो दृढ़ रहो, विकल्प डी अगर आपने चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब, अंधियारा मिटना का अर्थ हो जाएगा ज्ञान समाप्त होना, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो मूर्ख को गुण की पहचान नहीं होती है, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोकोक्त के संबंध में इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती, यह कथन सही नहीं है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती, यह कथन सही नहीं है। यह क्योंकि स्वतंत्र वाक्य होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो वहां पर समास कौन सा होगा? तो दोनों पदों की समानता पर जो है द्वंद्व को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित जो इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। रामो च लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो, इसमें समास बनेगा आपका कौन सा? द्वंद्व, द्वंद्व समास का उदाहरण है। बाकी दशानन बहुब्री है, नीलोत्पल में कर्णधारा है और दीवारात्र में द्वंद्व है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिंह द्वार में समास पूछा जा रहा है। सिंह द्वार में समास आपने तत्पुरुष समास चुना, तो राइट आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 48 को कि नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भैया, इनमें समास आपको चयनित करना है। तो राह खर्च में क्या बनेगा? तत्पुरुष। व्यर्थ जो है इसमें बनेगा अव्ययी भाव। गोला और बारूद, गोला बारूद यानी गोला और बारूद, तो यह उदाहरण हो जाएगा किसका? द्वंद्व समास का।
और इसके बाद छुट भैया शब्द कर्मधारय है। तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राह खर्च तत्पुरुष, व्यर्थ अव्ययी भाव, गोला बारूद द्वंद और छुट भैया कर्मधारय। प्रश्न संख्या 49 है कि यथा विधि में समास पूछा जा रहा है। अव्ययी भाव उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। चंद्रमुख में समास पूछा जा रहा है और जवाब में कर्मधारय को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। परलोक को गमन, परलोक गमन विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है ये। बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में भी आपने तत्पुरुष समास चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित शब्दों में छंद विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों का सही रूप छांटना है। निष्काम, निधन काम, निष्काम विसर्ग शब्द का उदाहरण है, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में यण संधि होगी। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब देवी धनागम दिव्यागम, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वृद्ध संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। और प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब पवित्र को अगर आपने चुना, यह आयात संधि का उदाहरण है, तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। प्रश्न संख्या 56 में सही जवाब मातृधन आनंद, मात्रानंद और यण संधि का उदाहरण है, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 58 है कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि होगी। निश्चय शब्द में संधि पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर विसर्ग संधि, तो सही जवाब हो जाएगा निधन चय, निधन चय निश्चय होगा। विसर्ग के बाद च छ हो, अगर विसर्ग के बाद च छ हो तो श बन जाता है, च का छ का च छ का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। इसी तरह से ट ठ हो तो ट ठ का श बन जाता है और त थ हो तो इसका क्या बन जाता है, श बन जाता है। विसर्ग के बाद च या छ हो तो उसका क्या बनता है, श बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब आपने विकल्प सेलेक्ट कर लिया, किसको, सोरठा सी को, बी क्षमा करें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, तो उपेंद्र वज्रा, विकल्प सी को आपने चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। मात्रिक छंद है सोरठा, रोला और छप्पा, ये सब मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, अरातिशयन सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो, इसमें गण पूछा जा रहा है। तो जगण, रगण, जगण, रगण, जगण और गुरु, विकल्प है इस प्रश्न का
राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जी ही सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है और जवाब में आपने सोरठा छंद विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस छंद में चार से अधिक चरण होते हैं? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब 56 को चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 4 चरण इसके रोला के और 2 शेष चरण इसके उलाला के, यानी 6 चरण होते हैं। आगे, तुमको मुझे पढ़ना है, पशुधन की पहचान करनी है। तुम्हें मुझे पढ़ना होगा, तुम्हें मुझे पढ़ना है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य, भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य कैसा है? इच्छात्मक, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में इसलिए, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, कौन सा वाक्य होता है? तो वहां संयुक्त वाक्य होगा, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सामान्य कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? तो वह वाक्य कहलाएगा, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि त्र्यंबकम शब्द में कौन सा समास है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले अर्थात शिव के लिए इस्तेमाल होता है, बहुव्रीहि समास, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, इसमें चरण कमल में समास पूछा जा रहा है और आपने सही जवाब के रूप में कर्मधारय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में समास। गंगा तट यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, गंगा तट में तत्पुरुष होगा, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आजीवन में अव्ययी भाव समास होगा, पापपूर्ण में द्वंद्व हो जाएगा। घुड़सवार में तत्पुरुष है, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक धन वेद ऋग्वेद, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नैतत का संधि विच्छेद, तो न धन एतत नैतत वृद्धि संधि का उदाहरण है, विकल्प ई राइट आंसर है। सी तरतु का संधि विच्छेद, तो शीत धन ऋतु, शीत ऋतु, विकल्प सी
राइट आंसर हो जाएगा। संधि के भेद पूछा जा रहा है। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। तो विपत्निक अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर जाती है वो विधुर होता है, और जिसका किसी से वियोग हो गया हो वह वियोगी होता है। अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो जवाब में आपने अन्वय चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है? प्रतिपदा यानी एकम यह किसी तिथि को दर्शा रहा है, जबकि चैत ज्येष्ठ कार्तिक ये किसी मास को दर्शा रहे हैं, महीने के नाम को दर्शा रहे हैं। तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेधावी शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रतिभाशाली विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है? और प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब शौर सेनी अपभ्रंश विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। तो विद्यार्थ विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि अवधि निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? लखनऊ उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। भोजपुरी का क्षेत्र है बस्ती। मेरठ खड़ी बोली का क्षेत्र है। ब्रज का क्षेत्र है बरेली। आगे, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द बताइए। आदेश विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आखिया हरिदर्शन की भूखी, अब कैसे रहे रूप रच रांची, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। तो इसमें रस पूछा जा रहा है। वियोग श्रृंगार विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। फटाफट करते रहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब क्रिया के घटित होने का समय विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 86 है कि निम्नलिखित में भाववाची का उदाहरण कौन सा है? भाववाची का उदाहरण पूछा जा रहा है। अब चला जाए, सीला से खाया नहीं जाता। दोनों ही विकल्प जो हैं भाववाची के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब कर्मवाच्य विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाय। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। और प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब विभावना विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 89 है कि जब से मैं आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार?
जहां विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास होता है। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुल्हीन अंगिया काहे न धोआई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूप का अतिशयोक्ति विकल्प सी को चुना राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, अब मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। जन जानो मन मानो, ये आपने उत्प्रेक्षा सेलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल सही जवाब। मानो मनु जनु जानो जनो ये सब शब्द आ जाते हैं, उत्प्रेक्षा समझ जाया करिए। अगला प्रश्न है कि बिरह हस्ति तन शालय घाय करे चित चूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब। और रूपक अलंकार विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, तो इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। तो यह समता सूचक शब्द से उपमा को आपने सेलेक्ट किया, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। और दीप सामन जल चुका है, पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? तो सा विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ महिस्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? तो अनुप्रास वक्रोक्त यमक ये शब्दालंकार के वेद हैं, विकल्प ए को चुना प्रतिवस्तु उपमा तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करते हैं? तो जवाब में आपने अलंकार चुना तो राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? और उत्तर में आपने संक्षेपण चुन लिया तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। सुफलक सुत का अर्थ पूछा जा रहा है। सुफलक सुत का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा, यह अक्रूर जी का पर्यायवाची है, तो विकल्प सी राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि शब्द की परिभाषा, सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है वह शब्द कहलाता है, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न है कि काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर। तीन प्रकार आपने चुना है तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। तो पंत की यह पंक्तियां किस काव्य गुण से प्रभावित हैं, इसका आपको जवाब। चौथे प्रश्न का सही जवाब प्रसाद विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है।
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है। और पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ओज गुण को चुना आपने, तो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब। छठवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि ओज गुण का संबंध किस रस से है। तो ओज गुण जो है का संबंध पूछा जा रहा है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया किसको, रौद्र रस को, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। रौद्र रस, वीर रस, इसमें क्या है, ओज गुण होता है। श्रृंगार में, करुण में और शांत रस में इसमें माधुर्य गुण होता है, इनमें माधुर्य गुण होता है। सातवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। दिए गए विकल्पों में काव्य गुणों की संख्या 10 मानने वाले हैं भरत मुनि जी। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। आचार्य वामन ने 20 काव्य गुणों की संख्या मानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न है, किस आचार्य ने दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो जवाब में आपने किसको चुन लिया है, आचार्य वामन को, बिल्कुल सही जवाब। कुंतक महोदय ने तो चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, परम आह्लाद को उन्होंने माना है। तो वहीं दंडी ने जो है ज्ञान और यश की प्राप्ति को माना है। रुद्र ने धर्म कीर्ति के अर्थ में सुख की प्राप्ति के लिए काव्य का प्रयोजन माना है। नौवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है कि मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उसमें कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया लक्षणा को, विकल्प के राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वाच्यार्थ पर आधारित अभिधा शब्द शक्ति होती है, लक्ष्यार्थ पर आधारित लक्षणा होती है और व्यंग्यार्थ पर आधारित व्यंजना होती है। 3 तरह की शब्द शक्तियां होती है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, 10वें प्रश्न का राइट आंसर। तो हरस और दीर्घ 2 तरह की होती हैं, लघु गुरु भी कहते हैं। तो विकल्प 30 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवधि का निजी छंद पूछा जा रहा है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है। छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य आपने पिंगल मुनि को मान लिया, तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित छंद नहीं है। और अरिल, विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है कि इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं। 14वें प्रश्न का राइट आंसर आपने 11 वर्ण, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है कि करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। और जवाब में आपने उल्लाला, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16,
दिगत उर्वी अति गुर्वी सर्वस पव्वय समुद्र सर अब्याल बधिर ते ही काल विकल दिगपाल चराचर दिग्गयंदलर खरत परत दस कंद मुख भर सुर विमान हिम भानु भानु संगठित परस्पर चौके विरंच शंकर सहित कोलु कमठ वही कल मलयों अब ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दिल्यों। किस छंद में निबद्ध यह रचना है, इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने छप्पे को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया विकल्प डी। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य के छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है। तो छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं, पहला ही विकल्प इसका सही नहीं है, क्योंकि छंद क्या होते हैं, वे सरस होते हैं। छंद युक्त जो रचनाएं होती हैं वो मन को अच्छी लगती हैं, मन भाती हैं। बाकी छंद मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं, छंद में स्थायित्व होता है और छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। विकल्प ए राइट आंसर। आगे विभाव का भेद पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 18 में। राइट आंसर के रूप में आपने आलंबन और उद्दीपन को चुन लिया, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 19वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। 19वें प्रश्न का सही जवाब सांख्य दर्शन अगर चुना आपने, सही जवाब है आपका। भुक्तिवाद जो है भट्ट नायक का सांख्य दर्शन पर आधारित है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद जो है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन पर आधारित है। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनव गुप्त का वह शैव दर्शन पर, जबकि मीमांसा दर्शन पर आधारित है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद आपका जो है यह उत्पत्तिवाद सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है और यह भट्ट लोलट जी का है, भट्ट लोलट का है। न्याय दर्शन से अनुमितिवाद, अनुमितिवाद, अनुमितिवाद जिसके शंकुक हैं, जिसके आचार्य शंकुक हैं। 20वां प्रश्न, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। 20वें प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको सिलेक्ट कर लिया, तो विकल्प बी वीर रस को तो राइट आंसर है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इसके देवता महेंद्र हैं। प्रश्न संख्या 21, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह किस आचार्य का कथन है। उत्तर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना आपने, तो सही जवाब विकल्प सी। 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न है कि जब ते निहारे घने आनंद सुजान प्यारे तब ते अनोखी लागी रही चाह की, विरह का क्या कारण है इसमें। 22वें प्रश्न में सही जवाब बताइए। और जवाब में आपने पूर्व राग को सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा इस विद्वान की है। स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा श्याम
सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य श्याम सुंदर दास विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहा जाता है? व्यभिचरण करने वाले भाव व्यभिचारी भावों को संचारी भाव कहा जाता है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है और जवाब में आपने वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था, सी विकल्प को चुना आपने, राइट आंसर हो जाएगा। और इसलिए किंतु परंतु फिर तो आदि योजक शब्दों से अक्सर जुड़ा होता है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर 4 ताकतवर मजदूर, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। रोहन गृह कार्य के लिए अभी अपने मित्र के घर गया। और 27वें प्रश्न का राइट आंसर उद्देश्य के रूप में आपने रोहन को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 28, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब, व्याकरण की दृष्टि से सीता ने यह कहा। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, वाक्य में कौन सा पद विशेषण पदबंध है? 31वें प्रश्न में विशेषण पदबंध के रूप में बहुत अच्छे, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। 32वां प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर चयनित करिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? और 32वें प्रश्न का राइट आंसर आपने मेरे प्राण निकल गए, विकल्प ए को चुना, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ। तो विकल्प इसका कौन सा सही हो जाएगा? घोर, डी विकल्प में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 34 है कि जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई। तो यहां पर मिश्र वाक्य है।
विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। 35वां प्रश्न है कि उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। उसने खा लिया होगा वो अर्थ अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। और 35वें प्रश्न का सही जवाब संदेहवाचक विकल्प डी को चुना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। और 36वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी को अगर आपने चुना तो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। बिजली चमकती है सरल वाक्य है। और मैं खाना खा चुका था तब वो आया, इसमें मिश्रित वाक्य है। हमने खाना नहीं खाया सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ पूछा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब कृतज्ञ होना विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न संख्या 39 है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ। और इस प्रश्न का सही जवाब युद्ध में शहीद होना विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। 40वां प्रश्न है कि आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ आपने अचानक विपत्ति का आना विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 41 खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। और इस प्रश्न का जवाब आपने नष्ट कर देना विकल्प सी को चुन लिया राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना। सर पर कफन बांधना। संकट से बचना विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 43 है कि मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा क्या होगा। सिर पर कफन बांध देना विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। सिर पर खून सवार होना मुहावरे का अर्थ होगा मारने के लिए तैयार हो जाना। और सिर पर भूत सवार होना का मतलब हो जाएगा कि एक ही रट लगाना। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। अगला प्रश्न है कि हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है। तो जवाब में आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या विकल्प सी को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45 है कि सदगद में समास होगा। सदगद में तत्पुरुष समास होगा विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है कि आजन्म शब्द में समास पूछा जा रहा है। सेलेक्ट कर लिया आपने किसको अव्ययी भाव समास सी विकल्प को तो राइट आंसर। नीलोत्पल में समास पूछा जा रहा है। फटाफट करते रहिए नीलोत्पल। और नीला है जो उत्पल यानी कर्मधार है। राजा और रानी राजा रानी में समास द्वंद्व को चुन करके राइट आंसर दिया है विकल्प बी। भारत रत्न में कौन सा समास होगा। तो भारत का रत्न यानी तत्पुरुष। मुखचंद्र में समास और मुखचंद्र में कर्मधारय समास चुन करके राइट आंसर दिया आपने।
निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है। तो रस भरा यानी रस से भरा, और पतित पावन यानी इसमें पतितों में पावन नहीं बल्कि होगा पापियों को पवित्र करने वाला। रसोई घर का मतलब है कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और धनहीन का जो है समास विग्रह होगा धन से हीन। पतित पावन यानी पापियों को पवित्र करने वाला। आगे क्रम संख्या 52 है कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि समास विकल्प ए राइट आंसर। आगे संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए। वीरोचित वीर धन उचित गुण संधि का उदाहरण है वीर धन उचित वीरोचित। अत्यावश्यक में अति धन आवश्यक अत्यावश्यक विकल्प ए राइट आंसर। आगे है उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद। तो क्रम संख्या 55 में उत धन शिष्ट विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। क्रम संख्या 56 का सही जवाब 5 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। और क्रम संख्या 57 का राइट आंसर आपने मुनि धनीश मुनीश राइट आंसर हो जाएगा आपका। यशोदा में संधि विच्छेद, यशोदा में संधि पूछा जा रहा है तो यशा धंधा यशोदा विसर्ग संधि का उदाहरण है विकल्प ए राइट आंसर। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं गणों की संख्या कितनी होती है 8। यह माता राजभान शलगा सूत्र है य माता राजभान शलगा। यह माता राजभान सलगा। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो दोहा चौपाई सोरठा ये छंद के प्रकार हैं। दृष्टांत जो है यह छंद का प्रकार नहीं है विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 61 है कि किस छंद के प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद में पहला और अंतिम शब्द एक सा होता है। प्रश्न संख्या 61 में अगर राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको कुंडलियां छंद को तो विकल्प ए सही जवाब। छप्पय में होते हैं। छप्पय के प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैंने विद्यालय जाना है इसमें अशुद्ध अंश क्या है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए मुझे विद्यालय जाना है मुझे विद्यालय जाना है। तो मैंने में त्रुटि है विकल्प ए राइट आंसर। 64वां प्रश्न है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानना है।
इसमें कारक विभक्ति संबंधी त्रुटि है। यहां होगा हनुमान सजीवन बूटी से लक्ष्मण के लिए, यहां भी मिस्टेक है। हनुमान सजीवन बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, कारक संबंधी त्रुटि है, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर यह कैसा वाक्य भेद है? संकेत वाचक अगर आपने चुना है तो राइट आंसर के साथ है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 66 है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित करिए। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आपने किसको चुना? संयुक्त वाक्य, विकल्प ए को राइट आंसर है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद बताना है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद में 8 भेद, आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 68, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? और प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब बहुव्रीहि समास, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कृताकृत में समास पूछा जा रहा है। कृताकृत में समास और जवाब में आपने कर्मधारय समास, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70, अकृतम में कौन सा समास है? न तत्पुरुष है, विकल्प ए राइट आंसर। बखूबी में कौन सा समास है? खूबियों से युक्त अव्ययी भाव समास, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। इसी तरह से तत्क्षरण में संधि विच्छेद, तत्क्षरण का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तत्क्षरण, यानी इसमें अगर संधि विच्छेद के रूप में आपने तत् और शरण को सेलेक्ट किया, व्यंजन संधि है इसमें, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? जल धन ओद, जलौद वृद्धि संधि का उदाहरण है। अनविक्षा का संधि विच्छेद, अनुधन इच्छा, अनविक्षा बनेगा अनुधन इच्छा, विकल्प सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 75 है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? और जवाब में संधि चुन करके राइट आंसर दिया आपने। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और व्याकरण, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संदेह संशय में, संदेह का अर्थ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ क्या बनेगा? तो वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे, जब वे उठे तो उन्होंने अपने को हल्का अनुभव किया, इसमें जो हल्का शब्द है अर्थवाची शब्द, इसका निर्दिष्ट करिए। प्रश्न संख्या 78 में सही जवाब स्वस्थ, विकल्प सी सेलेक्ट किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अध्याहार का अर्थ क्या बनेगा? तो प्रश्न संख्या 79 का राइट आंसर आपने वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना सेलेक्ट किया, विकल्प सी को तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ तर्क वितर्क या उहापोह होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जवाब में देवनागरी लिपि चुना आपने तो राइट आंसर है।
पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 343 विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 82। हिंदी की कौन सी बोली उत्तर प्रदेश और बिहार दो प्रांतों में बोली जाती है? जवाब में आपने सेलेक्ट किया भोजपुरी को, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द। तो अंग्रेजी का जो रोमांटिसिज्म है वही हिंदी में क्या है? स्वच्छंदतावाद है। सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इसमें रस पूछा जाता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है मित्र सुदामा की दशा को देख करके आंसू बहा रहे हैं, और यहां पर आपने करुण रस को चुना, तो राइट आंसर है विकल्प सी। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? जब अब समय चुन करके राइट आंसर दिया। 86वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कर्तवाच्य में कर्ता की, भाववाच्य में भाव की, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। आगे, दिए गए विकल्पों में विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो बिनु पग चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। विकल्प डी को अगर आपने चुना है तो राइट आंसर है विभावना। काफी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अयान रागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। और शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यहाँ भी विरोधाभास है। और श्याम और किमि कहो बखानो, काव्यालिंग काव्यालिंग अलंकार का उदाहरण है विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते विचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानना है। और जवाब में विरोधाभास को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें पूछा जा रहा है अलंकार, दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी यहाँ पर जब तक राणा प्रताप सोचते तब तक चेतक जो है नदी को पार कर गया था। तो जो कि असंभव सा लग रहा है, यहाँ पर अतिशयोक्ति है, विकल्प ए राइट आंसर। आगे, प्रश्न संख्या 91 है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर अलंकार। तो संभावना प्रकट हो रही हो और जन जानो मनुमानो जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पर उत्प्रेक्षा होगा। है उदाहरण एक कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, या उस काल क्रोध उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो तरु भी झूम रहे हो मंद पवन के झोंकों से। ये सब
उत्प्रेक्षा के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी सदगुरु ने हरख हरेख मैं गायूं। पंक्ति के आधार पर सही अलंकार पूछना है। यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। राम रतन धन उपमान है और राम क्या है, उपमेय है। दोनों का क्या है, आरोप हो गया है। अगला प्रश्न है कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर अलंकार कौन सा बनेगा। रूप का अलंकार विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। अनुप्रास यमक श्लेष शब्द अलंकार के भेद है, रूपक अर्थालंकार का भेद है। डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। तो उपमा अलंकार में जो है साधारण धर्म, वाचक शब्द और उपमान तथा उपमेय, ये चार चीजें होती हैं। लक्षण नहीं होगा, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है और जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है। समता सूचक जो शब्द होते हैं वे वाचक शब्द कहलाते हैं और उपमेय और उपमान में समान धर्म को व्यक्त करने वाले साधारण धर्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल खुलायंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 96 का राइट आंसर आपने विकल्प डी को चुन लिया, उपमा अलंकार राइट आंसर है। आगे, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें अलंकार पूछा जा रहा है। अनुप्रास अलंकार चुनकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया विकल्प सी। और जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। और प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर आपने विकल्प ए को चुन लिया, अर्थालंकार राइट आंसर। अगला प्रश्न, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन कौन से माने जाते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संक्षेपण में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो संक्षेपण में व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण में रस, छंद, अलंकार, विशेषता आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षेपण में वाक्य का दोहराव नहीं होना चाहिए। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संक्षेपण सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत और स्पष्ट भाषा में प्रयुक्त होना चाहिए। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 100 के साथ ही इस पाठचर्या को लेंगे विराम। आपसे लें विदा, उससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल को पहली बार में सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।